गुड मॉर्निंग। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब अपने को पता चलेगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और क्या पर्पस क्या था एक्चुअली इसका। तो मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर अपन एक्चुअल प्रूफ देखेंगे कि बेसिक ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स, अगर f का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है कैपिटल F, है ना, स्मॉल f का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है कैपिटल F, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b से बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b। ये बराबर होता है कैपिटल F के एट a टू b, और इसका मतलब ये होता है लिखने का कैपिटल F का वैल्यू एट b माइनस कैपिटल F का वैल्यू एट a, है ना। यहाँ तक लिख लो, कैपिटल F का वैल्यू एट a माइनस कैपिटल F का वैल्यू एट b माइनस a, है ना। ठीक है भाई, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है लिखो, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F एक्स इज इक्वल टू स्मॉल f। इसीलिए स्मॉल f का इंटीग्रेशन कितना आया, कैपिटल F आया। हाँ भाई आगे लिखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अभी मत बनाना, ठीक है, मैं बताऊंगा तब आप ड्रॉ करना चालू करना, अभी मत बनाना। मान लो ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिकल लाइन है एक्स कोऑर्डिनेट बी, ठीक है, और ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये 90 है क्योंकि वर्टिकल है। बस थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलो, बस ये ग्राफ मत बनाना, है ना। लिखो ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी, इस तरह की पिक्चर को ट्रेपेजॉइड कहते हैं, ट्रेपीजियम नहीं ट्रेपेजॉइड, है ना। ये कर्व है यहाँ पर, है ना। अच्छा आगे लिखो, डिवाइडिंग इनटू n वर्टिकल स्ट्रिप्स, dividing into n vertical strips, each of width h, n vertical strips of each of width h। इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर लिया, जैसे ये एक लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, एंड इस तरह से ये आखिरी लाइन। सो ये एक वर्टिकल स्ट्राइप है ना। ये जो डिस्टेंस है कितना है, h है, अगेन h है ना। इस तरह से कितने हैं ये, n, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं n, है ना। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मतलब आप नहीं लिखें, ये h है, आप एक साथ बनाना, ये भी h है, ये भी h है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी जो है वो h है ना। और ऐसे कितने हैं, कितने वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं, n। सो आप थोड़ा सोचिए कि अगर इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट अगर a है और इस पॉइंट पर अगर x कोऑर्डिनेट b है ना, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट b है, सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी इक्वल टू h प्लस h प्लस h n टाइम्स, है ना। सो आप ये बोल सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू h प्लस h n टाइम्स कितना हो जाएगा, nh। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। मतलब ये लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। b माइनस a इज इक्वल टू nh, डायग्राम नहीं बनाना है, बस केवल जो ये b माइनस ए इज इक्वल टू NH है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के बहुत काम आएगा। b माइनस ए इज इक्वल टू NH।
ठीक है, आगे लिखो, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल्स, एन रेक्टेंगल्स का एरिया। सो मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देखा इसको और यहाँ पर लिख लो, इस पर सवाल आया आईआईटी में, ठीक है, इस चीज़ पर, इस ग्राफ पर सवाल आया, इसीलिए मैं ग्राफ अभी ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना, इस ग्राफ पर सवाल आया, लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन। अंधा भी देख के बता देगा कि हाँ फंक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग है ना, लिख लो इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ नहीं बनाना है, बस लिखते हुए चलो, ये जो ग्राफ बना हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो जो मैं एन रेक्टेंगल्स की बात कर रहा था, मुंडी ऊपर इधर देखो बेटे, यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, कितने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है एफ है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बी, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एफ बी, ठीक है ऐसे। यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने क्या किया इस पॉइंट से मैंने ये जो पर्पल लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है, तो इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ऑलराइट। अगेन इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, मानस दिख रहा है, हाँ ऑलराइट। फिर अगेन इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, और अगेन फिर अंत में यहाँ पर, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो रेक्टेंगल कौन सा है, दिस इज द रेक्टेंगल, ठीक है। उसकी बाउंड्री पॉइंट्स बता देता हूँ, पॉइंट 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 पॉइंट, कोई डाउट, ये 4 पॉइंट है। अगले रेक्टेंगल की बाउंड्री बताता हूँ, पॉइंट 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 पॉइंट, सही। आखिरी रेक्टेंगल की बाउंड्री पॉइंट्स बताता हूँ, पॉइंट 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 पॉइंट, है ना। तो ये n रेक्टेंगल्स हैं, इनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। बेटे सभी रेक्टेंगल्स का जो विड्थ है वो कितना है, h है, h h h h, और ऊंचाई जो है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया। इंपॉर्टेंट मार्क करने की तो जरूरत नहीं है ना, हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, ये h है। और बेटे हाइट जो है, हाइट है ना, हाइट हो जाएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली नेक्स्ट का बेटे वही h तो यही रहेगा, और हाइट कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। तो लिखना चालू करते हैं। सो h मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एंड हुर्र, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। देखो महारथियों कोई डाउट तो नहीं है ना, कितने रेक्टेंगल है, n है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, n, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम h का कोफिशिएंट 0, अगर h का कोफिशिएंट 0 है पहले टर्म में, तो nth टर्म में कितना होगा n माइनस 1, है ना, नेचुरल टर्म्स हैं, होल नंबर टर्म्स हैं, तो 0 से लेकर के nth टर्म हो जाएगा आपका n माइनस 1। बढ़िया, हाँ लिख लो इसको लिख लो, अभी भी डायग्राम नहीं बनाना है। इसको बोल देते हैं छोटू SN, छोटू नहीं लिखा है, बस SN लिखा है ना। बेटे एक दूसरा वाला है बड़ा SN, है ना, छोटे बड़े, है ना, कैपिटल SN। अगेन ये भी अगेन एक और तरीके से n रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा गया है ना, तो यहाँ पर आप लिख लो भले, एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स आपने लिख ही लिया, दोबारा लिख लो एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स, है ना, डायग्राम नहीं बनाना है। एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स दोबारा लिखो, हाँ मुंडी ऊपर इधर देखो बेटे, अब की बार है ना, अब की बार फिर से मोदी सरकार, है ना ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मानस दिख रहा है, ठीक है, दिख गया था क्या, कैसे दिख गया, अच्छा अभी दिखा, हाँ। तो यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाला है,
यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला, और फिर यहाँ पर है ना, यहाँ पर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया। ऑलराइट, ठीक है। सो अब मैं जो देख रहा हूँ दैट इज दिस। दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज द सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है, ये सेकेंड रेक्टेंगल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। आखिरी रेक्टेंगल, भाई उसमें क्या था, आखिरी रेक्टेंगल ये वाला बन रहा था, और अब की बार जो है ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। सो अगेन अगर पहला रेक्टेंगल देखें, उसकी जो विड्थ है वो h ही है। हाइट की बात करते हैं तो लेंथ जो है वो हो जाएगा अब की बार, दिख रहा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, समझ में आ रही है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h। फिर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा, वो कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h, 3h एंड सो ऑन, ठीक। आइए लिखते हैं इसको ना, h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h। दोनों में देखने में सुनने में कोई अंतर नहीं, जस्ट लाइक दो अलग अलग पॉलिटिशियंस है ना, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट ये कितना आ जाएगा आपका, b हो जाएगा। आखिरी रेक्टेंगल में y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, f भी आ रहा है ना, ये b है ना, इसकी जरूरत नहीं है, वो तो बस ठीक है, अपने को पता ही है कि अपने डिवाइड किया है करके। अच्छा, अपन तो कर रहे थे ये ट्रेपेजॉइड ABCD का एरिया है ना, या एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे थे अपन, है ना, एरिया अंडर द कर्व। सो बेटे फंडा क्या होता है, ये जो ट्रेपेजॉइड है ना, पॉइंट 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 पॉइंट, और बाउंड्री इज दिस, दिस इज द बाउंड्री, जो कर्व है दिस इज द बाउंड्री है ना, और ये तो वर्टिकल लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर कर्व है ना। सो इसको बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व को बोलते हैं a से b fx dx। क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, एक फंक्शन है उसका ग्राफ बनाया गया, वर्टिकल लाइन ली गई, वर्टिकल लाइन क्या है, x इक्वल टू b, और x एक्सिस लिया गया, चार तरफ से घेरा गया है एक एरिया को, विच इज x एक्सिस, टू वर्टिकल लाइंस एंड कर्व, ठीक है। तो उस पिक्चर को क्या बोलते हैं बेटे, ये बोलते हैं, है ना, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस एंड कर्व इज दिस, ये सिंबल है। अब इतनी कहानी कौन लिखेगा कि एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू, आप लिख लो एक बार और उसके बाद आप याद कर लो कि हाँ ये क्या है, ये तरीका है, शॉर्टकट है, सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है ये, एरिया का। लिख लो, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय, ग्राफ अभी भी नहीं बनाना है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू fx। एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है ना। एरिया बाउंडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, एरिया बाउंडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। और पर ये तो नहीं है वो एरिया ऑफ कर्व, ये तो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है, तो हम ये क्यों निकाले, क्या कुछ ऐसा कुछ फंडा लगा सकते हैं, कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस, इसमें कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो है ये जो है एरिया अंडर द कर्व हो जाए, कुछ कर सकते हैं क्या। हाँ ऋतु, सही बात है, एच को तुम कुछ कह रहे हो पार्थ। अगर एच 0 हो जाए, अगर एच 0 हो जाए तो लाजमी सी बात है एन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। भाई अभी हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है, देयर इज सम एरर, बड़ा एरर, बहुत बड़ा एरर है ना। वो एरर क्या है, आप जब जो पहला वाला है उसके थ्रू एरिया कैलकुलेट करे थे तो आपने ये वाला इलाका छोड़ दिया, ठीक बात है ना, ये वाला इलाका छोड़ दिया आपने, फिर अगले वाले में भी आपने ये वाला इलाका छोड़ दिया,
मैंने छोड़ दिया, है ना, मैंने छोड़ दिया ये वाला इलाका, ठीक है, और फिर आगे सबसे आखिरी में ये वाला इलाका, ठीक है, ये गॉट इट। तो क्या हुआ, अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया ना, ये तो हम क्या निकाल रहे थे, और ये कितने, ये बहुत बड़ा एरर है, दिस इज बिग एरर। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम हाँ ठीक है ना, क्या है, ठीक है ना, क्या है, छोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, अटनी चवनी गिर गई, क्या हुआ। अरे कुछ लोगों के लिए दे आर वेरी सीरियस, जो मैथमेटिक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको लगता है कि अगर ये एरर कर दिया तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क की आग में झुलसना पड़ा, उनके लिए बहुत सीरियस है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एरर कर दिया अपन ने, ठीक, और ये एरर बढ़ता चला गया, है ना। अच्छा, दूसरा वाला जो अपन ने, एक कांड अपन ने ये किया, एक और कांड किया, है ना। उस कांड में क्या किया अपन ने, ये वाला अपन ने फिर गलती कर दी, है ना, फिर एरर 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 और एरर। बात समझ में आ रही है, फिर एरर कर दिया, फिर वही नरक की आग में झुलसना है। तो अब क्या करें, न इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों से ही जो है गड़बड़ हो रहा है। तो ऋतु ने सही आंसर बताया भाई, अगर हम क्या करें, अगर हम जो है बहुत ही पतले पतले तार लें, बहुत ही पतले पतले तार, मतलब रेक्टेंगल जो है ना उसको बहुत बहुत थिन कर दें, जस्ट लाइक दिस। मतलब ये तो बहुत ही, ये तो फिर भी सोनाक्षी सिन्हा है कुछ लोगों के लिए, मैथमेटिशियंस के लिए है ना, ये सोनाक्षी सिन्हा है। एरर इसमें भी है, वो देखो पूरा एरर, वो देखो एरर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको क्या चाहिए, मुझे नहीं पता मतलब कौन ज़्यादा फिट है आज की तारीख में, ठीक है ना, पर यू जस्ट नीड बिल्कुल पतला सा तार, बहुत बहुत थिन तार, ताकि क्या हो, अगर दोनों जो है, मैं एक बार दोबारा बहुत अच्छे से दिखाता हूँ, जस्ट इमेजिन। और इस पर भी आईआईटी में सवाल आया है, ठीक है, इस पर भी आईआईटी में सवाल आया है। मान लीजिए आपने पार्टीशन कितने करे, 2, ठीक है, 2 पार्टीशन करे और आपने यो करके परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। तो आपका जो एरर है, काउंट द एरर, समझ में आ रही बात। एक तो आपने कौन सा वाला रेक्टेंगल निकाला, पॉइंट 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 पॉइंट, सही है, ये निकाला, और पॉइंट 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 पॉइंट, ये निकाला, ठीक है। तो कम कैलकुलेट किया, कितना कम कैलकुलेट किया, दिस एरिया, दिस खोपचा प्लस दिस खोपचा, ये आपने कम कैलकुलेट किया। अरे बात समझ में आ रही है, हाँ, ये कम कैलकुलेट किया। अब मान लो मैं अगर जो रेक्टेंगल्स है उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ, अभी मैंने कितने रेक्टेंगल लिए, 2, जस्ट इमेजिन, मैंने रेक्टेंगल ले लिए, इक्वली स्पेस है ना, कितने रेक्टेंगल ले लिए मैंने, 4, 1 2 3 4, है ना। तो तब देखो, ठीक है, तब क्या हो रहा है, एरर कम हो रहा है। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट का बेनिफिट मिल गया ना अपने को, इस पार्ट का बेनिफिट मिल गया, इस पार्ट का बेनिफिट मिल गया, है ना। अब एरर कितना रहा, अब एरर मैं आपको दिखाया तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर एंड दिस इज द एरर। ये 4 एरर है ना, तो अपने को बेनिफिट हो गया, ये दोनों जो अपना अपन और पास आ गए, एक्चुअल कैलकुलेशन के पास आ गए। फर्दर आप करेंगे ट्यों 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 ट्यों, तो आपको और बेनिफिट होगा, है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, है ना, और बेनिफिट होगा, और फिर बेनिफिट बढ़ता जाएगा, बेनिफिट बढ़ता जाएगा आपको, ठीक है ना, प्रॉफिट आता जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, बिल्कुल आप, अगर अपन ऐसा क्या करें अपन कि अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। लिमिट का एक बहुत सही फंडा है कि अगर आप इनफाइनाइट ले लो, कितने स्ट्राइप्स ले लो, इनफाइनाइट ले लो, तो फिर आप एग्जैक्ट पे आ जाओगे बिल्कुल, है ना। लिमिट तो बता दें एग्जैक्ट है भाई इससे ज़्यादा क्या होगा, कि इससे ज़्यादा क्या ही होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। ये कितनी बड़ी बात है ये, कि 0 के पास में sin x अपॉन x का वैल्यू कितना है, 1 है, करीब करीब ऑलमोस्ट। से तो बहुत बहुत शानदार इसने कैलकुलेशन करके बता दिया आपको कि द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज 1। ये बहुत शानदार अप्रॉक्सीमेशन है। आप आई होप आप फील कर पा रहे हैं, दिस इज
गॉड लाइक अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल पास जा करके अगर आप देखें तो साइन एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ठीक है, तो लिमिट का फंडा लगाए थे, किसी में भी लगा दो आप, क्योंकि एरर तो दोनों तरह से कम हो रही है, ठीक है ना, तो आप इसमें लिमिट लगा दो तो भी आपको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा, आप इसमें लगा दो उससे भी आपको एरिया मिल जाएगा। अब आईआईटी वालों ने क्या पूछा था, ये तो आपको दिख रहा है, उसमें आपने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया ना, दिख रहा है ना, ये आपने ज़्यादा कैलकुलेट किया एडिशनल, तो दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल एंड लास्ट में भी ये एडिशनल है। और उसमें क्या था, कम था, एक में ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो रिक्वायर्ड से, एक में कम कैलकुलेट कर रहे हो। सो आंखों से दिख रहा है कि हाँ कितना ज़्यादा कितना कम, तो इसीलिए ना, तो आईआईटी वालों ने सवाल इस पे पूछा था, ठीक है ना, और इस पर भी पूछा था पार्टीशन पर, पार्टीशन बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब आप डायग्राम आप अब बना सकते हो ना, बना लो अब आप डायग्राम। डायग्राम बड़ा बनाना, अपने रेफरेंस के लिए आप बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं कि एरर जो है आपका जो है पार्टीशंस लेकर के कम हो रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ब्लॉक्स आ गए, वहाँ तो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ बड़े ब्लॉक्स हैं तो आराम से दिख रहा है। हाँ ऋषि, ये अगर है ना, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, वो जो ग्राफ बनाया वो इंक्रीजिंग बनाया भी, अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो जो एरिया अंडर द कर्व है एक्चुअली, तो ये बड़ा होता, ये बड़ा होता, कौन बड़ा होता, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता, डिक्रीजिंग फंक्शन में छोटू एस एन बड़ा होता है, कैपिटल एस एन बड़ा होता। अभी इस केस में तो अभी जो अपना जो तस्वीर चल रही है उसमें कैपिटल एस एन बड़ा है, अभी जो पिक्चर है उसमें कैपिटल एस एन बड़ा है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो कौन बड़ा होता, हाँ और क्या, स्मॉल एस एन बड़ा होता है ना, क्योंकि क्या है, जब आप डिक्रीज करोगे है ना, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ज़्यादा होगा वैल्यू, और इस पॉइंट पर क्या होगा, वैल्यू कम होगा। तो आप अगर स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहे हो, एफ ए से कैलकुलेट कर रहे हो, तो एफ ए क्या है, बड़ा है, किससे, एफ ए प्लस एच से, एफ ए प्लस एच क्या है, बड़ा है, किससे, एफ ए प्लस टू एच से, ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, एंड सो ऑन, है ना, हर एक वाई कोऑर्डिनेट जो है डिक्रीजिंग की वजह से ऊपर वाला बड़ा है। तो डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी ये रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझा ही रहा था कि अगर हम लिमिट लगा दें, है ना, स्मॉल एस एन कैपिटल एस एन में लिमिट लगा दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एरिया अंडर द कर्व के, विच इज एक्चुअली इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेटे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा जाता है ना, एच टेंडिंग टू जीरो नहीं लिखा जाता, हो दोनों रहे, ऑटोमेटिक सी बात है, ये फाइनाइट नंबर है, बी माइनस है फाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली ये जीरो को टेंड करेगा ही करेगा, है ना, तभी तो आएगा। लोग लिखते नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, है ना।
हाँ महारथी हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच टेंडिंग टू जीरो सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एन माइनस वन एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर जनरल टर्म लिख दिया इसका, एफ ऑफ ए प्लस आर एच है ना। बेटा आर जीरो रखा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा। लिमिट लगा के इसमें, लिमिट लगा के इसमें, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है ना। जीरो से एन माइनस वन कर लो, चाहे वन से लेकर के एन कर लो, एक ही चीज़ है भाई, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स है ना। तो ये होता है डेफिनेट। अगर कोई ये लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये, है ये ज़्यादा आसान है, ब्यूटीफुल है ना, लिखने में आसानी, इसीलिए। भाई जो लिमिट वाला फंडा है, लिमिट वाला फंडा, लिमिट से डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना, इस तरह से इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते हैं लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, लिमिट ऑफ सम भी बोलते हैं, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। ये तीन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। ठीक है, और ये केवल है ना, ये बस एक सवाल है, बस ये बोर्ड में आता है ना। एक से ज़्यादा सवाल मैं कराऊंगा भी नहीं। ठीक है ना, बोर्ड में आता है, बोर्ड में आया, कैसे करेंगे बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, है ना। तो लिख लो, ऐसे करके लिख लेना, है ना। देखिए माय लॉर्ड, ए इज इक्वल टू 0 है, बी इज इक्वल टू 1 है ना। इस स्टेप तक के आपको एक नंबर मिल जाएंगे अगर 4 नंबर का सवाल है तो, ए 0 बी 1। फिर अगला स्टेप एन एच इज इक्वल टू बी माइनस है, फॉर्मूला है, ये कितना आ जाएगा, बना जाएगा। एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई कर दो, फंक्शन का नाम क्या है, ई की पावर एक्स, ये एफ एक्स आ गया आपका ई की पावर एक्स। अब अपन क्या करेंगे, कोई लिमिट वाला सम, उसका फॉर्मूला लिख देना। तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है बराबर आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच। आर का वैल्यू कितना है, 0 से एन माइनस 1। फिर आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना, अब आप इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, है ना। सो एच की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 1/n। ठीक है, एच की जगह 1/n रख दिया। और एफ ऑफ भाई ई की पावर एक्स का वैल्यू पहले कहाँ पर निकालना है, 0 पर। ई की पावर 0 कितना होता है, ई की पावर 0, है ना। अगला कितना आएगा, ए तो 0 है, और एच तो खैर एच है ही, और कितना आएगा 1 इंटू एच, ई की पावर एच आएगा, है ना। अगला वाला कितना आएगा, ई की पावर 2h डैश डैश, क्या आएगा, ई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एच। चलो कैलकुलेट कर लो इसको। अब जीपी का सम क्या होता है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है आपका, एच आ रहा है।
n था वो, तो ये h ऊपर ही रहने देते है ना। ये 1/n जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है, ये 1/n लिखा हुआ है ना, h है। हाँ बेटे, तो h और e की पावर h माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आएगा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और nh का वैल्यू कितना है 1, तो आ जाएगा e माइनस 1। क्या मत करके आना बोर्ड में, ये मत करके आना कि e की पावर x का इंटीग्रेशन हमका मालूम है कितना होवत है, e की पावर x होवत है, तो e माइनस 1 नंबर नहीं मिलेंगे, सही तो है, सही तो है, नंबर नहीं देंगे आपको बोर्ड वाले, है ना, ठीक है। चलो होमवर्क के लिए लिख लो एक दो और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से 2 x प्लस 3, ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से ना, घर पे कर लेना, ठीक है। a से b f dx is equal to 0, then equation fx is equal to 0 has at least one root in a to b provided f continuous, f is continuous। हाँ भाई, ए से बी एफ डी एक्स जो है, इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी प्रोवाइडेड एफ इज कंटिन्यूस। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 साइन एक्स डी एक्स। अब चाहे लिमिट से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि साइन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, वैल्यू 0 से 90 है ना, बात सेम ही है, लिमिट से भी वही आने वाला है, ठीक है। पर अपने पास इतना टाइम नहीं है, हैं, इतना टाइम कौन लगाएगा, ए बी लिमिट लगाया है ना, डायरेक्ट माइनस कॉस कितना जाएगा, cos 90 कितना है 0 माइनस cos 0 कितना है 1, तो इस फंक्शन का वैल्यू माइनस कॉस का वैल्यू एट 0 इज -1 है ना, तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर अपन ये देखें पाई से लेकर के 3π/2 cos x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन, साइन का वैल्यू 3π/2 पर कितना आएगा -1, 180 पर कितना आएगा 0, ये आएगा। जीरो से 2π देखें, cos x dx से कितना आएगा, cos का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन, और लिमिट कितना है 0 से 2π, कितना जाएगा 0 आ जाएगा। लिखते रहो ये सब। आइए ग्राफ से देखते हैं सब चीज़ें। साइन का ग्राफ है, ये आपका साइन का ग्राफ, ये आपका कॉस का ग्राफ। साइन का ग्राफ कहाँ से 0 से 90 ना, तो वो कह रहा है कि अपन है ना ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये एरिया का वैल्यू जो है वो कितना आता है, 1 आता है। इस बात को आपको याद रखना है ना, ये वाला एरिया 1 आता है। सिमिट्री से दिख रहा है कि ये वाला एरिया भी कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, इस तरह से। अच्छा, ये वाला एरिया भी कितना आ जाएगा, 1, ये वाला भी एरिया कितना आएगा, 1। अच्छा, अब आप पूरी कैलकुलेशन को अगर आप देखें जो अपन ने लिमिट से कैलकुलेट किया था, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के बाहर क्या है, एच, ठीक है। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2, एक एच और एक फंक्शन का वैल्यू। सो जो एच होता है ना बेटे, एच होता है वो होता है आपका लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि बी माइनस ए पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आपका बी बड़ा है, ए छोटा है, तो बी माइनस ए कितना आएगा, पॉजिटिव। और एन आप इन्फिनिटी को टेंड करा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एच कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव पर पॉजिटिव। ऑलराइट, तो एच बाहर पॉजिटिव है और अंदर की तरफ फंक्शन की वैल्यूज है। सो फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पर देख रहे हो, साइन का वैल्यू थ्रू आउट यहाँ सब जगह पॉजिटिव है। सो इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एरिया क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पर अगर आप ध्यान से देखें ये वाला वैल्यू नेगेटिव आने का रीज़न, आप एरिया देखिए पाई से, ये वाला पार्ट है ना, तो बी माइनस ए तो क्या है, पॉजिटिव है, बी माइनस ए यानी कि ये माइनस ए तो पॉजिटिव है। तो आप जा आगे की तरफ रहे हो, आपका एच पॉजिटिव है, पर आपका फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसीलिए क्या कैसी कैलकुलेशन चल रही है वहाँ पर, एच पॉजिटिव और फंक्शन नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरह का कैलकुलेशन चल रहा है, तो दैट इज़ वाई। और इसमें हम ये बोल देते हैं, जैसे अपन है ना सिम्बॉलिकली ऐसे बोल देते हैं कि dx तो आपका h का काम कर रहा है, बहुत स्मॉल, ठीक है, तो dx तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर जा रहे हो। और ये आपका y कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव, ठीक है। तो अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे बोल देते हैं, है नहीं है तो वही, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट। पर यहाँ पर ऐसे करके अपन समझ लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो लिख लो, यहाँ तक लिख लो। इंटीग्रेशन जो है बढ़िया है, बढ़िया इंटीग्रेशन जो है बढ़िया है, हिसाब किताब रखता है। लिखो, इंटीग्रेशन इज बढ़िया, गिव्स नेट एरिया। भाई इतना लिया, इतना लिया, इतना दिया, ये हिसाब किताब है, ठीक है। जैसे आप देखो ध्यान से, 0 से 2 पाए कॉस एक्स का एरिया कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। कैसे, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको तो क्या करता है वो पॉजिटिव कैलकुलेट करता है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो पॉजिटिव कैलकुलेट करके देगा, और कुछ ऊपर हुआ कुछ नीचे हुआ तो इस वाले पार्ट को क्या करेगा, नेगेटिव कैलकुलेट करके देगा। तो भाई इतना माल अंदर आया है, इतना माल चला गया, फिर इतना माल और चला गया, फिर इतना माल और आ गया, तो क्या है, कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, ठीक है ना क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। आप अब एक्स एक्सिस को वो ऑटोमेटिकली सब गणित बैठी हुई है, सब समझ लो, सब सेटिंग है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन, साइन का वैल्यू 0 से 2 पाई 0 आ गया। आपने कितनी आसान मैथमेटिक्स देखी, मतलब आप जस्ट इमेजिन कितने इंटेलिजेंट रहे हैं आपके फोर फादर्स, जिन्होंने आपको ये बिना बताए कि कॉस 0 से 2 पाई का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, और वो नेट एरिया आएगा, और वो वाला पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कैलकुलेट होगा, और वो कट जाएगा आपस में, और फिर 0 आ जाएगा। ये सब आप यहाँ पर फील करना चाहिए आपको, थोड़ा सा भी अगर आप अपने अंदर जो है मान सम्मान रखते हो तो ना, तो ये फील करना चाहिए कि ना कॉस का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, और नेट अफेक्ट जो आ रहा है, एरिया का जो नेट अफेक्ट आ रहा है दैट इज कैंसल्ड आउट, क्योंकि बिलो है अबव है ना, इसलिए। हाँ भाई, अब इसको आप थोड़ा फील करने की कोशिश करें। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, बिना पेन उठाए, बिल्कुल इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जैसा, बिल्कुल सब चीज़ें, सब तार जो है धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या पढ़ा था, फंक्शन कंटिन्यूस है, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव,
तो ज़रूर बीच में कोई ना कोई कम से कम एक बार फंक्शन जीरो होगा या कोई ना कोई एक रूट आया होगा, है ना। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर है। अगर ए और बी, ए से बी तक एरिया अगर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो कैसे ज़ीरो आया होगा? देखो महारथियों, अगर फंक्शन अगर हमेशा ऊपर रहता, अगर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता तो क्या आता है? एरिया पॉजिटिव। अगर फंक्शन हमेशा बिलो एक्स एक्सिस रहता, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एरिया पूरी तरह नेगेटिव आता। तो जीरो आने का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए तो भाई ऐसे ही तो रहा होगा, कैंसिल आउट क्या होगा ना बढ़िया ने, कुछ ऊपर रहा होगा कुछ नीचे रहा होगा, है ना। तो कैसे? ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे कुछ रहा होगा कि ये वाला पार्ट तो बिलो आ गया, ये वाला पार्ट अबव आ गया, तो इसलिए क्या आ गया? जीरो आ गया। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? हाँ भी ऋषि, इसका कन्वर्स मतलब रूट है तो इंटीग्रेशन जीरो आएगा। भाई ये तो ये कि अगर इंटीग्रेशन जीरो है तो रूट होगा, अगर रूट है तो इंटीग्रेशन जीरो होगा क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना। ये तो क्या है, ये सेट सिमेट्रिक था तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। पर अगर मान लो ऐसा है, भाई रूट है, ए से बी के बीच में रूट है, पर कहाँ ये चुन्नू मुन्नू और कहाँ ये हाथी है, तो कैसे जो है इनका नेट इफेक्ट जीरो आएगा? नहीं आ पाएगा। तो कन्वर्स ये फील करो कि हाँ एरिया अंडर द कर्व है और कुछ पार्ट बड़ा अगर रूट है तो भी कुछ पार्ट बड़ा कुछ पार्ट छोटा है, तो कैंसिल होकर के जरूरी नहीं कि जीरो आए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्राफ कितना ज़्यादा एक्स एक्स के नीचे या कितना ज़्यादा एक्स एक्स के ऊपर है। फिलहाल एक्स एक्स के ऊपर ज़्यादा पार्ट है। ओके, तो आंखों से देख करके आप बता सकने चाहिए कि ए से बी एफ डी एक्स ये आंखों में हो जाना चाहिए क्या? पॉजिटिव है। समझ में? ग्राफ देख करके आप बता सकने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ग्राफ देख करके बता देता हूँ कि एरिया कितना आएगा। ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल का, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में काम आएगा आपकी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में काम आएगा कि ये वाली चीज़ 1 होती है, ठीक है। और भी पैराबोला का भी थोड़ा भाई अप्रोक्सीमेशन तो आते ही है ना अपने को। मान लो पैराबोला आपने ड्रॉ किया, इस तरह का पैराबोला है ना। अब आपने देखा भाई यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 रूट्स हैं, 2 आ रहा है ना। और ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लो वो आ रहा है -1, ठीक है। तो आपका जो ये वाला एरिया अगर पूछा, मान लो उसने ये वाला एरिया पूछा, तो ये एरिया जो है क्या 2 से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा ना, 2 से तो कम ही आएगा ना। ये लेंथ 2 है, दोनों डिफरेंस ऑफ रूट क्या है? 2 है, और ये क्या है? 1 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टेंगल के एरिया, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो ना आप। हाँ, और थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 से ज़्यादा आएगा? हाँ? अरे बात आ रही है भेजे में, 1 से ज़्यादा आएगा ना। ट्राइंगल है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो अप्रोक्सीमेशन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं अपन, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अमेजिंग टॉपिक है ना। अगर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has a option at least one root in 0, 7, at least one root in -1, 7, at least one root in -1 से 3, at least 2 of ABC are correct.
हाँ भाई, क्या करना चाहिए अपने को? इंटीग्रेट करना चाहिए इसको, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है ना, डिफरेंशिएबल है। सो इंटीग्रेट किया अपन ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कितना आएगा? ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। इसमें एलसीएम ले लिया, तो आ रहा 2a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 6c एक्स होल डिवाइडेड बाई 6। तो अपने को पता ही है कि भाई ये वाली चीज़ जो है ये कैसे क्रिएट की जाएगी यहाँ पर 1, और बाकी दूसरी लिमिट क्या ले लें अपन? एक लिमिट तो 1 है, दूसरी लिमिट क्या ले लें? 0 ले लो, है ना। 0 से अगर आप 1 ले लोगे तो 0 पर तो ये फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, और 1 पर कितना आएगा? 2a 3b 6c अपॉन 6, 0/6 कितना हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के हमने ये पाया कि इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है ना। हमने ये पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 से 1 के बीच का एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब एक ना एक रूट ज़रूर आया होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। सो एटलीस्ट 1 रूट ये सही है, ये तो है ही है। अगर ये है तो ये है ही है, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ABCD चारों ऑप्शन करेक्ट है। अगर 0 से 1 में एक रूट है तो उसमें होगा ही होगा। अगला नोट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a से b f nx dx इज इक्वल टू a से लेकर के b लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f nx dx। भाई इंटीग्रेट करके लिमिट लो या लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेट करो, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग है ना। यानी कि n अलग है, x अलग है। x फाइनाइट नंबर है, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ऐसा नहीं इन्फिनिटी को टेंड करे, किसी और नंबर को भी अगर टेंड कर रहा है, क्योंकि n की जगह अगर 1/x करके उसको 0 कर दोगे तो कुछ और बन जाएगा, है ना। तो दोनों बहुत नेचुरल सी बात है भी, आप लिमिट लेके इंटीग्रेट करो, बिल्ट इन लिमिट वाला फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 से 1 1 - t/n की पावर n dt। भाई लिमिट आप अंदर ले जाओ, है ना। अंदर कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है? भाई फाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना आएगा? 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही, तो क्या हो जाएगा? e की पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1, ठीक है, ये आएगा। 1 से 1 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, कितना आएगा? e की पावर -t। तो ये सवाल सेम है एज -1 से 1 e की पावर -t dt। e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर -t अपॉन -1, लिमिट क्या? -1 से 1 कर लोगे अब तो, है ना। e की पावर -1 अपॉन -1 माइनस e की पावर 1 अपॉन -1, तो कितना आ रहा है? e माइनस 1/।
इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 7 e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर n dx, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। भाई जो लिमिट होता है ना 0 से लेकर के 7, ये इसका होता है x का। x की वैल्यू है आपकी 0 से लेकर के 7, एरिया अंडर द कर्व 0 से 7 निकाल रहे हैं। अगेन बिल्ट इन लिमिट का सवाल है ना, तो आपको थोड़ा सोचना है कि अगर पावर इन्फिनिटी को जाए तो कैसे अपन तोड़ लें। 1 पे तोड़ लेंगे, है ना, सही। भाई आप एक छोटी सी बात देखिए, ठीक है ना, एक बहुत छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी बात है। आपने इंटीग्रेट किया a से लेकर के b, है ना, इंटीग्रेशन आपका क्या है a से b, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन a से b f dx है ना, इसको आप लिख सकते हैं a से लेकर के c f dx प्लस c से लेकर के b f dx। कोई डाउट इसमें? तो कोई बात ही नहीं, है ना। भाई ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, है ना, सिंपल। तो ऐसे अपन इसको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़े? 0 से 1, शाबाश, है ना, 0 से 1 और 1 से 7। अब क्या 0 से 1 में अगर लिमिट अंदर डाल दें तो 0 से 1 का पावर इनफाइनाइट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस 0 प्लस ये तो क्या आ जाएगा भाई, ये नंबर तो क्या रहेगा बेटे आपका, अगर x आपका 1 से 7 है तो e की पावर 7 क्या है, फाइनाइट। फंक्शन का वैल्यू इमेजिन करो, इमेजिन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इमेजिन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब x का वैल्यू 7 है, 5 है, 6, तो ऊपर क्या है, फाइनाइट, नीचे क्या है, इनफाइनाइट। फाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना आएगा, 0। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, x एक्सिस का एरिया अंडर द कर्व कितना है, 0 आ जाएगा। e की पावर x का कितना आएगा, e की पावर x लिमिट 0 से 1 कितना आ जाएगा, e माइनस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से इनफाइनाइट cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स x की पावर n dx। इसको कैसे तोड़ेंगे ऋतु, बताओ। 0 से इनफाइनाइट को कैसे तोड़े अपन? गलत है। हाँ अनुष्का, हाँ भी गुरुतेज बताओ भी। अरे मैं तो इतना सरल पढ़ाता हूँ कि ये सवाल आने से पहले मैंने आपको ये सवाल दे दिया। मैं तो इतना इज्जतदार आदमी हूँ, ठीक है ना। हाँ भी बताओ, अरे बताओ क्या आएगा, कैसे तोड़ेंगे इसको? हाँ तुम बताओ। क्या 0 से क्या? हाँ भाई ओम्स लॉ, हाँ tan 1 आएगा। ये आपको सोचना है कि tan इनवर्स x 1 कब होगा। तो कबाड़ी वालों, tan इनवर्स x 1 कब होगा, जब x कितना हो जाएगा, tan 1, है ना। लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना। अगर tan इनवर्स x जो है 1 है तो x कितना होगा आपका, टेंजेंट ऑफ 1। तो ऐसे तोड़ेंगे इसको, लिखो 0 से tan 1 और tan 1 से इनफाइनाइट। tan इनवर्स याद है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग होता है। पार्ट इसका डेरिवेटिव बताओ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है? रूट नहीं आएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग है ये, है ना। तो अभी 0 से tan 1 तक तो क्या बढ़ता रहा और बढ़ के कहाँ से 0 से 1 तक आया। 0 से 1 का पावर इनफाइनाइट कितना आएगा, 0।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos x, ठीक है। नीचे 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर फिर और बढ़ेगा, और इन्फिनिटी का tan इनवर्स बेटे क्या होता है, अगर x का वैल्यू इन्फाइनाइट है तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट बेटे क्या होता है, किसको टेंड करता है, π/2 को। तो π/2 नंबर क्या है, π/2 नंबर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.57। मैंने बताया था ना ये इंक्रीजिंग है, कितने लंबे इंटरवल के लिए बढ़ा, tan 1 से लेकर के इन्फाइनाइट के लिए बढ़ा, लेकिन बढ़ करके कितना हुआ, कुछ नहीं, बढ़ ही नहीं पाया लाइफ में इतने लंबे टाइम तक, बस ये 1 से लेकर के 1.5 तक ही पहुंच पाया। 1 से 1.5 तक का पावर इन्फाइनाइट कितना जाएगा, इन्फाइनाइट, फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट कितना आएगा 0, तो इसको तो हटा ही दो। कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin x, लिमिट क्या है 0 से tan 1, तो आंसर कितना जाएगा आपका sin ऑफ tan 1, और sin ऑफ 0 कितना जाएगा 0, आंसर है sin ऑफ tan 1। भी अगला नोट है, इंटीग्रेशन ए से बी f(x) डिफरेंशियल ऑफ gx, ये बराबर होगा g इनवर्स का वैल्यू एट ए, g इनवर्स का वैल्यू एट बी, f(x) मल्टीप्लाइड बाय g डैश एट x इंटू dx। हाँ भाई, लॉजिक रीज़न क्या है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसका मैं भी प्रूफ नहीं दे रहा, इसका तो बस मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूंगा। लॉजिक बस मैं भी आपको समझा रहा हूँ 2 मिनट में ना। -1 से 1 x² डिफरेंशियल ऑफ ln x, लॉजिक ये है कि भाई आपका अगर मान लो d ln x लिखा है, या मान लो डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन लिखा हुआ है, सो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले इशारा किया था, है ना, मैंने क्या बोला था कि जो x की वैल्यू है वो है क्या 0 से लेकर के 7, सेम यहाँ पर है, x की वैल्यू नहीं है a से b, जिस चीज़ का डिफरेंशियल है उसकी वैल्यू है। तो येस यू कैन राइट, येस डिफरेंशियल ऑफ gx को आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो dx से, या कुल मिला के आप जानते हैं कि क्या होता है g डैश x डिफरेंशियल ऑफ y क्या होता है भाई f डैश dx, तो वही लिखा है g डैश x dx, वो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये किया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आपका जो ये जो x है, अब तो x चल जाएगा, है ना, तो लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। gx की वैल्यू अगर a है तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर gx का वैल्यू बेटे अगर a है तो उस वक्त x का वैल्यू क्या होगा, g इनवर्स है। gx का वैल्यू अगर b है तो उस समय पर x का वैल्यू क्या होगा, g इनवर्स ऑफ b, है ना। चलो अब इस सवाल को करो। तो लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स स्क्वायर, ln x को लिख लो 1/x dx, ठीक है लिख लो। पर ln x का वैल्यू जब -1 है तो x कितना है आपका 1/e, यहाँ पर कितना है e। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, लिमिट क्या है 1/e से e, कितना हो जाएगा e² - 1/e² होल डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन वर्स x अपॉन अंडर रूट और माइनस x² dx, इंटीग्रेशन 0 से हाफ dx अपॉन 1 - 2x² अंडर रूट 1 - x²। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना ये वाला, तो है ना, ये क्या लिखा है y, और ये पार्ट क्या लिखा हुआ है dy, साइन वर्स x डेरिवेटिव। तो y dy का क्या आ जाएगा y²/2, तो आएगा साइन वर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट क्या है 0 से 1 है ना, 0 पर तो 0 है, साइन वर्स 1 कितना होगा 90, तो π²/8 आ जाएगा, है ना, खत्म। इसमें अगर सब्सटीट्यूट करें x इक्वल टू साइन थीटा ना, तो dx कितना आएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो जब भी आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो लिमिट चेंज करना ना भूलें, है ना। जैसे जिस वक्त अगर आपका x अगर 0 है तो थीटा कितना है आपका 0, x अगर 1 है तो थीटा कितना है 90, साइन वर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका थीटा, नीचे आपका कितना आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी कितना आएगा कॉस थीटा डी थीटा। थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा θ²/2, खत्म, है ना। अच्छा भाई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर x का वैल्यू 0 है ना, ये सब्सटीट्यूशन में बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है वो इसलिए मैंने आपको ये बताया। मान लो x आपका 0 है तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आएगा 0, पाई भी तो हो सकता है, पाई भी तो हो सकता है, साइन बस मैंने सब्सटीट्यूट साइन थीटा को किया है ना, छोड़ो उसको, मैंने सब्सटीट्यूट साइन थीटा को किया। मान लो इसमें इन्वर्स है, अगर कहीं इन्वर्स नहीं है तो पाई से 3/2 कर देंगे, लिख लो बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना, 1 on 2। जो सब्सटीट्यूशन होते हैं वो ये मान के किए जाते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, नहीं तो फिर तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो जब भी आप सब्सटीट्यूट करो तो क्या दिमाग में रखना है कि फंक्शन क्या है 1 on 2 है। तो जो भी आप इंटरवल ले रहे हैं, जैसे साइन थीटा 0 है, आपने मान लो पाई ले लिया, पर उसके बाद जब आप 1 ले रहे हो तो 1 के लिए आप फिर उस हिसाब से बाइजेक्टिव होते हुए वो ही लेना आप, ठीक है ना, बाइजेक्टिव होते हुए ही लेना। अगर आप एक बार 0 ले रहे हो और एक बार 1 ले रहे हो, साइन थीटा एक बार 0 ले रहे हो 1 ले रहे हो, तो एक बार पाई लेना और ये क्या लेना 5π/2, लेकिन खैर ये तो मैनी 1 हो जाएगा, तो ये नहीं लेना आपको, ठीक है ना। जब भी आप जो भी लेंथ ले रहे हैं उसमें बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन, ठीक है ना, नहीं ले सकते आप तो पाई से 5π/2 नहीं ले सकते। फिर आप देख लो कि कितना आएगा, 0 से 90 आ जाएगा, या कुछ और बन रहा है क्या, हाँ और यहाँ बन सकता है बहुत सारे, -2π और -2π से फिर क्या ले लो -3π/2, ये ले सकते हो आप, है ना, तो भी आंसर सेम आएगा। सब्सटीट्यूशन शुड बी बाइजेक्टिव या 1 on 2। हाँ इसमें क्या करें, क्या सब्सटीट्यूट करें, साइन थीटा, हाँ सही, साइन थीटा रख दो, कॉस थीटा रख दो, कॉस थीटा रख दो ज़्यादा फायदा होगा, है ना, कॉस थीटा रख के ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। 1 - 2 कॉस स्क्वायर कितना होता है, नहीं 1 - 2 साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो साइन रख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर,
लिमिट कितना आ जाएगा 0 से लेकर के π/6। ऊपर आएगा cos थीटा तो कट जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर कितना होता है cos 2 थीटा। सेक का इंटीग्रेशन कितना आएगा ln sec प्लस 10 और 2 से डिवाइड, 0 से लेकर के π/6। भाई 0 पर तो sec 0 कितना आ जाएगा 1, ln 1 कितना आ जाएगा 0, π/6 है ना। तो sec 60 कितना आ जाएगा 2 और 10 60 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन 0 से 90 dx अपॉन 4 + 5 sin x। अभी कौन सा सवाल है, 10x/2 को y रखना है, ठीक है। सो 0 से लेकर के 90, ऊपर आ जाएगा sec² x/2 और 4 × sec² को लिख लिया 1 + 10² x/2 और ये आ जाएगा 5 × 210 x/2 dx। 10x/2 को रख दिया अपन ने y, लिमिट कितना आएगा 0 से 1, 10 0 0 10 45 1 और डिफरेंशियल बेटे कितना आएगा 2dy आ जाएगा ऊपर 2dy, नीचे कितना आ रहा है 4y² प्लस 10y प्लस 4 है, यही आ रहा है। तो 2 2 काट दो आप, 2y² प्लस 5y प्लस 2। हाँ, डी पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव तो रूट आ रहे हैं इसके, है ना। इसको स्प्लिट करके लिख लिया, क्या आ रहे रूट 2y + 1 और y + 2 है ना, ये आ रहा है। x² - a² से कर सकते थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो x² - a² बनाओ चाहे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन से लिख लो, एक ही बात होती हो। तो क्या बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से 1/2y + 1 और y + 2। तो ऐसा कि यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, कितना 2y कट गया 4 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 3 से बने डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना जाएगा 1/3 × ln ऑफ mod ऑफ 2y + 1 माइनस 1/3 ln mod y + 2 है ना। ये 2 2 काट दिया है ना। लिमिट क्या है 0 से 1, भाई 1 पर तो ln 3 बन रहा है, वो तो कट जाएगा, है ना। 0 पर देख लेते हैं, 0 पर ये 0 आ रहा है, ये आ रहा है ln 2/3। सो आंसर कितना आ जाएगा ln 2 नहीं, ln 2 अंदर है और 3 बाहर है ना, तो ln 2 होल डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा, है ना। 0 पर ये भी 0 है,
बाकी 1 पर तो ये दोनों आपस में ही कट जाएंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव के साथ आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे भी दिखना चाहिए आपको, ये जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, 0 से 90 में पॉजिटिव है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, पॉजिटिव है ना। साइन क्या है, 0 से 90 पॉजिटिव, तो 4 प्लस पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। 1 बाय पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव। और ln2 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये छोटे मोटे कन्फ्यूजन ऐसे दूर कर सकते हो आप। अल्फा से बीटा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। हाँ भाई, क्या सब्स्टिट्यूशन होता था इसमें, अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर, है ना। कर दो, एक्स को रख दिया अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, dx कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अल्फा तो डायरेक्ट दिख रहा है, 0 आ जाएगा, है ना भाई। x अगर अल्फा है तो थीटा 0 के लिए आ रहा है आपका अल्फा, है ना। और बीटा कब आ जाएगा, 90 के लिए। अरे देखा, cos 0 कितना आ जाएगा, 1, साइन 90 कितना आ जाएगा, 1। ऊपर कितना आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय ये एक्स माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा घटाया कितना आएगा, बीटा साइन स्क्वायर माइनस बीटा कॉस स्क्वायर, माइनस अल्फा क्या है, तो अल्फा कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा कितना आएगा, माइनस अल्फा साइन स्क्वायर। सो बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और बीटा माइनस किया तो बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा बीटा कॉस स्क्वायर। तो बीटा कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा सब कट गया। 2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 थीटा लिमिट 0 से 90 कितना आ जाएगा, पाई। ऐसे भी याद कर सकते हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, कांस्टेंट इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, है ना। 2 का कितना आएगा, 2 इंटू पाई बाई 2। देखो अगला नोट, इंटीग्रेशन 0 से 1 ln x dx। अगला नोट है लेजी पीपल, आलसी लोग, तुम्हारे मेरे जैसे आलसी लोग, वो इससे समझ में आ जाएगा। 0 से 1 ln x, लोग आलसी हैं, आप आलसी हैं, बहुत फैले हुए रहते हैं ऐसे करके। तो इस वजह से क्या करते हैं लोग, है ना भाई, लॉग के डोमेन में 0 है क्या, ln x के डोमेन में 0 आता है क्या, तो आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू से कि मैं इंटीग्रेशन करूंगा log x का, कहाँ से, एरिया अंडर द कर्व 0 से 1,
और 0 पर तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं, ग्राफ ही नहीं है। तो पीपल आर लेजी, है ना। व्हाट दे मीन बाय दिस इज, इससे उनकी भावनाओं को समझो। 0 प्लस है, लिखते नहीं है, प्लस माइनस नहीं लिखते, समझ गए मेरी बात। प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, और अपने को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक पतले से तार से जो एरिया जो बन रहा है, एरिया अंडर जो कर्व है, दैट इज नेग्लिजिबल, 0 ही होगा, है ना भाई। पॉइंट के द्वारा एक तार, बस वही तो मिस किया अपन ने। सो पॉइंट के द्वारा जो एरिया आएगा उसकी विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल है, 0 है लिमिट। तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, एक पतला सा तार, उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो करो, कैलकुलेट करो उसको, कितना आ रहा है। ln x का इंटीग्रेशन याद है ना, बाई पार्ट से आता है। कितना आएगा ln x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x माइनस इंटीग्रेशन x, और ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। तो आएगा x ln x माइनस x। अब आपने इसमें लिमिट लगानी होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है इसका, x ln x माइनस x, इसका वैल्यू। खैर 1 पर तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, 1 पर तो वेल डिफाइंड है, यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो 1 पर कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1, यहाँ पर है ना, ये तो 0 आई क्या, इसको देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख लिया, ln x अपॉन 1/x, एल ऑर्बिटल लगा दिया, ये आ गया। इसका लिमिट कितना आ गया, 0। तो ये इसका लिमिट कितना है, 0, ये भी 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, -1। वो नेगेटिव आना भी था, क्योंकि लॉग की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 में, नेगेटिव। नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ग्राफ से भी देख सकते हो आप, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है इसका, है ना, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है 0 से 1। कहाँ पर, इसमें तो नहीं लगाया एलोपिटल, केवल इसी में लगाया x ln x में। इसका तो वैल्यू फाइनाइट आ ही रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है। हाँ, भी अगला नोट ये a से लेकर के b, d/dx ऑफ fx का इंटीग्रेशन, यानी कि डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फंक्शन ही आ जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन आ जाएगा। इफ f इज कंटिन्यूस इन, पर ध्यान रखना फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए a से b में। इफ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, अगर डिसकंटिन्यूस है x इक्वल टू c पर, c बिलोंगिंग टू इंटरवल a to b, देन a से b f dx को आप ऐसे लिख लो, a से c माइनस f dx, c प्लस से b f dx। ठीक है, अगर मान लो आपका फंक्शन जो है किसी जगह पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, कहीं पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो आप उसको ऐसे तोड़ के लिख लो, a से b को लिख लो, a से c, c से b, पर c पर डिसकंटिन्यूस है, बस c पॉइंट ही गायब है, बस, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाइनाइट है, मैंने समझाया ना अभी। माइनस प्लस करके भी आपका एरिया जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक तार का एरिया जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। -1/7 d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन, ये बताना कितना होगा।
बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फंक्शन, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फंक्शन। कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, 45। कॉट इनवर्स -1 क्या होता है, 3π/4 है ना, कितना आ जाएगा, -π/2। ये आपका गलत है, क्यों, 0 पर गड़बड़ हो रही है ना भाई, 0 पर ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, तो अपने को तोड़ना पड़ेगा 0 के लिए। तो इंटीग्रेशन आएगा -1 से लेकर के 0 प्लस से लेकर के 1। अब आप लिख सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, तो क्या जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x -1 से 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x 0 प्लस से लेकर के 1। तो ये 0 माइनस पर क्या आ रहा है, माइनस इन्फाइनेट आ रहा है, माइनस इन्फाइनेट का कॉट इनवर्स कितना आएगा, पाई। कॉट 180 कितना आएगा, माइनस इन्फाइनेट के आसपास, तो आएगा पाई माइनस 3π/4 प्लस कॉट इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, 45। कॉट इनवर्स इन्फाइनेट कितना होता है, 0। कॉट इनवर्स इन्फाइनेट कितना आएगा, 0। कॉट 0 के आसपास का क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो π/4 प्लस π/4 कितना आ गया, π/2। तो देखा आपने, ये करेक्ट है, वो इनकरेक्ट है, -π/2 इनकरेक्ट है। लॉजिक रीज़न, 0 पर डिसकंटिन्यूस है, आपको 0 पर तोड़ना ही पड़ेगा, 0 पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, 0 पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। इंटीग्रेशन 0 से पाए sec² x अपॉन 1 प्लस tan² x dx। ये आगे भी एक नोट है और उसी के अंतर्गत ये सवाल आया है। हाँ भी लिख लो, tan x = y, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, sec² x dx = dy। तो कितना आ जाएगा भाई, tan 0 कितना है, 0, tan 180 कितना है, 0, ऊपर कितना आएगा dy, नीचे आएगा 1 + y²। तो फाइनली जब इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और क्या, ये दोनों लिमिट सेम है तो 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका, 0 से पाए क्या लिखा है, 1, भी सेम जो लिखा है, तो कितना जाएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट पाया जाएगा। तो एक तरीके से आंसर 0 आ रहा है, एक तरीके से पाई आ रहा है। क्या गड़बड़ की, सब्सटीट्यूशन डिसकंटिन्यूस है ना, ये जो आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो ना, ये डिसकंटिन्यूस है, सब्सटीट्यूशन इज डिसकंटिन्यूस। लिखो, सब्सटीट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूस, सब्सटीट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूस। किस इंटरवल में, जिस इंटरवल की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, सब्सटीट्यूशन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर सब्सटीट्यूशन आप करना ही चाहते हो कि भैया मैं तो करना ही करना है, तो आप तोड़ लो इसको, 0 से 90 और 90 से 180, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया अपन। 0 से 90 10 सब्सटीट्यूट का कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस क्या आएगा, इन्फाइनाइट, ऊपर क्या आएगा dy, नीचे आएगा 1 + y², और यहाँ पर क्या आएगा -180 माइनस इन्फाइनाइट से 0, है ना भाई। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट का π/2 कितना आएगा, माइनस इन्फाइनाइट, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan 1 y लिमिट 0 से इन्फाइनाइट, है ना, tan 1 y लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से 0, कितना जाएगा π/2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 0 माइनस π/2। तो करेक्ट आंसर क्या है, पाई, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इज